नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ तेज नैन मोर। आज हमारे साथ बातचीत के लिए खास मेहमान हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के मीडिया सचिव, मीडिया सलाहकार आप उन्हें कह सकते हैं, प्रवीण अत्रे जी। प्रवीण अत्रे जी का काम वो कड़ी के रूप में है जहां मीडिया, सरकार, राजनीति के बीच में वो एक जरिया बनते हैं, माध्यम बनते हैं, वो कड़ी हैं। उनसे आज हम इस आगे की बातचीत में समझेंगे प्रदेश की राजनीति, चुनावी रणनीति, मीडिया की भूमिका, जनता तक जो जन सरोकार की सरकार की नीतियां हैं उनको पहुंचाने के बीच में आज के दौर में, क्योंकि मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन मीडिया चुनौती भी है, तो जन सरोकार की नीतियां कैसे पहुंचाई जाती हैं और पर्दे के पीछे कैसे ये कड़ी का काम करते हैं सरकार के बीच में और मीडिया के बीच में, ताकि जनता तक सरकार की नीतियां पहुंचती रहें। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मैंने जैसे पहले कहा कि सरकार, राजनीति, मीडिया के बीच की कड़ी है, बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है और ये कड़ी तय करती है कि सरकार की छवि क्या होगी जनता के मन में। बहुत चुनौतीपूर्ण काम आपको सौंपा गया है। देखिए ऐसा है सुदेश जी कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है क्योंकि मीडिया वो ज़रिया है, जिसके ज़रिए जो सरकार के काम हैं, सरकार की योजनाएँ हैं, वो आम लोगों तक पहुँचती हैं। मीडिया का रोल बड़ा महत्वपूर्ण है, ये हम सब जानते हैं। हम लोगों का जो काम है वो ये कि मीडिया के बंधु जो सरकार की बातें हैं, सरकार की योजनाएं हैं, सरकार ने क्या काम जनता के हित में किया, वो मीडिया तक पहुंचे और मीडिया उसको लोगों तक पहुंचाए। इसके साथ साथ एक कोऑर्डिनेशन भी रहता है क्योंकि आप देख रहे हैं कि समय के साथ साथ मीडिया में भी एक बदलाव आया। पहले ट्रेडिशनल मीडिया जैसे प्रिंट मीडिया होता है, जी जी। प्रिंट मीडिया होता था और वो भी संख्या बहुत कम रहती थी। उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो मीडिया हाउसेस की संख्या बढ़ी। लेकिन जब से सोशल मीडिया आया तो स्वाभाविक है थोड़ा चैलेंज बढ़ने शुरू हुए क्योंकि सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के अंदर जो लोग काम करते हैं, बहुत से लोग बहुत तजुर्बेकार हैं, बहुत बेहतर काम करते हैं, जिनको पत्रकारिता की पूरे नॉलेज होती है क्योंकि वो पहले कहीं ना कहीं किसी मीडिया हाउस में पत्रकारिता किए हुए होते हैं। उनको पता होता है कि मीडिया की जिम्मेवारी क्या है और मीडिया का काम क्या है। इसके साथ साथ सोशल मीडिया में एक चैलेंज जो है वो ये है कि बहुत से ऐसे साथी भी हैं जो जिनको पत्रकारिता का जो बेसिक नॉलेज है या यूँ कहिए कि जो एथिक्स। एथिक्स जो है वो उनकी बहुत ज़्यादा जानकारी होती नहीं है। तो वो जब कोई भी खबर है या कोई भी न्यूज़ है जब वो अपने प्लेटफॉर्म पे डालते हैं, मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा तजुर्बा हुआ है कि मुझे पर्टिकुलर आदमी को कॉल करके बताना पड़ा कि भाई ये जो आप शब्द यूज़ कर रहे हो ये भाषा मीडिया की नहीं होती है। आपको अपनी जो वॉइस ओवर है इसको मुझे लगता है कि थोड़ा बदलना चाहिए। ऐसा कई बार तो ये फेक न्यूज़ भी होती है, आधी अधूरी जानकारी, वो सबसे एब्सोल्युटली, बड़ा चैलेंज है। एब्सोल्युटली। अब हो क्या रहा है कि बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, डिजिटल मीडिया पे मैं देखता हूँ कि बेसलेस खबर, मतलब जिसका कोई सोर्स नहीं है, जिसका कोई कहीं ज़मीनी आधार नहीं, कोई वो ऐसी कोई खबर जानकारी भी नहीं है, लेकिन वो क्रिएट की जाती है और वो क्रिएट करके डाल देते हैं। और उसकी रीच बहुत है, तब तक आप कैसे मैनेज करते हो? देखिए ये तो एक फिलोसोफर हुए हैं यूएस से, उन्होंने एक बात कही थी कि जब तक सच अपने जूते के फीते बांधता है तब तक झूठ आधी दुनिया का चक्कर काट चुका होता है। तो कई बार होता ये है कि इस तरह की खबर बहुत तेजी से फैलती है, तो उसको हमारा प्रयास ये रहता है कि हम सही जानकारी मीडिया के लोगों तक पहुंचाएं। अगर मान लीजिए किसी ने कोई ऐसी खबर डाली है तो हम उसको सही जानकारी देते हैं कि भाई एक्चुअल जानकारी ये है, एक्चुअल बात ये है, आप इसको थोड़ा सा देखिए। और प्रयास ये होता है, और मेरे को बहुत जिसके लिए मैं सौभाग्यशाली भी मानता हूँ, मुझे मीडिया के साथियों का बहुत सहयोग मिलता रहा है। आज भी बहुत सहयोग मिलता है। अगर मैं किसी को कोई अपनी बात कहता हूँ, सरकार की कोई बात जानकारी देता हूँ, तो वो उस बात को समझते हैं और मुझे इस सहयोग की वजह से मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक मेरे चैलेंज कम हो जाते हैं। उसमें एक बड़ी भूमिका क्या है आपकी, मैं बता देती हूँ हम लोगों को जो अभी अभी तक लगी है। मृदुभाषी हैं आप। आप प्रवक्ता तो हमेशा अच्छे ही रहे, लेकिन मृदुभाषी होना, विनम्र होना, अंडरस्टैंडिंग रखना अपने साथियों के साथ, वो आपका सबसे बड़ा गुण है और शायद पटरी तभी मैच कर रही है आपकी। नहीं देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मृदुभाषी तो होना भी चाहिए। हालाँकि स्वभाव का हिस्सा होता है, हर आदमी का अपना-अपना स्वभाव होता है। लेकिन क्योंकि जो मीडिया के साथी हैं और जो हम, जो सरकार की तरफ से मीडिया देख रहे हैं, हम लोग एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे हैं। हम एक-दूसरे के सहयोगी हैं। तो मुझे लगता है आपको अपनी बात अगर अच्छे शब्दों में कहेंगे, मीठे शब्दों में कहेंगे तो सामने वाले को ज़्यादा समझ में आता है। बजाय कि आप इस ढंग से बात करें कि तो आप तो सरकार में हैं तो पता नहीं आप क्या हैं। क्योंकि हमारा वो काम नहीं है। हमारा काम है माननीय मुख्यमंत्री जी के मीडिया को सही ढंग से देखना,
माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार की योजनाएं, उनकी बातें मीडिया में सही तरह से जाना, तो उसके लिए स्वाभाविक है कि आपका और मीडिया के साथियों का जो कोऑर्डिनेशन है, जो आपसी विश्वास है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है विश्वास, वो मजबूत होना चाहिए। और मुझे इस बात का बहुत खुशी होती है कि मेरे ऊपर मीडिया के साथी भी इस बात के लिए विश्वास करते हैं। लेकिन आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई। हमने लोकसभा चुनाव देखा, पिछला विधानसभा चुनाव देखा, उस वक्त माहौल बहुत अलग तरह का माहौल था। और हम कहते हैं कि अभी शायद आप भी मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि अभी जो चुनाव होता है नैरेटिव चुनाव होता है, एक नैरेटिव सेट हो जाता है। वो आप कहें कि मीडिया सेट करता है या वहां से कुछ मिलता है तो फिर मीडिया सेट करता है। आपके लिए बहुत चैलेंजिंग रहा होगा, वो चुनौतीपूर्ण रहा होगा और उसमें कामयाबी आपको यहाँ तक ले आई। देखिए ऐसा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, उस वक्त जो एक नैरेटिव कांग्रेस की तरफ से बनाया जा रहा था और लगातार एक झूठ बोला जा रहा था कि अगर 400 सीट मोदी जी को मिल गई, मोदी जी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो वो संविधान खत्म कर देंगे। ये आपने देखा, उस वक्त कांग्रेस ने इस झूठ को लगातार बोलने की कोशिश की। मीडिया में भी नेचुरली है, जब कांग्रेस के नेता बयान देते थे तो मीडिया में स्वाभाविक है वो चलता था। लेकिन जो सच है, पार्टी क्या सोच रही है, पार्टी का विजन क्या है, वो मीडिया में जाए, मीडिया के बंधु उसको दिखाएं, ये हमारे लिए काम था, एक टारगेट था जिसके लिए हमने लगातार प्रयास किया। मीडिया के बंधुओं को जो जो जानकारियाँ थी, जो स्ट्रेटजीज रहती थी, हमारा जो है भविष्य का जो विज़न है वो क्या है, रोड मैप क्या है, अभी तक मोदी जी ने क्या किया, तो लोकसभा चुनाव में ये सब काम हमारा था और हमने वो काम करने का प्रयास किया। जब विधानसभा चुनाव हरियाणा में शुरू हुए, विधानसभा चुनाव के अंदर एक नैरेटिव बनना शुरू हो गया कि कांग्रेस आ रही है। और तगड़ी ये हवा है कांग्रेस हाँ, में। ये एक इस तरह का नैरेटिव बनना शुरू हुआ कि भाई सरकार तो कांग्रेस की आ रही है। जब हम फील्ड में जाते थे, मीडिया के बंधुओं के अलावा आम लोगों को मिलते थे, तो हमें जब ये आभास होना शुरू हुआ कि ये नैरेटिव नीचे ग्राउंड पे कोशिश हो रही है उतर जाए। देखिए मैं एक बात जरूर कहूंगा कि 100% ग्राउंड पे नहीं उतरा, प्रयास पूरा था, क्योंकि कांग्रेस ये प्रयास कर रही थी, कांग्रेस के लोगों के द्वारा, मीडिया के बंधुओं के जरिए ये प्रयास हो रहा था कि ये नैरेटिव जमीन पे उतरे। तब हमारे लिए जरूरी था कि हम और हमारी पार्टी के जो नेता हैं, उनके जो स्पीचेस होती, उनके जो भाषण होते थे, जो वो मंचों से बोलते थे, वो सही ढंग से आम जन के बीच में जाए और इस नैरेटिव को, जो ये एक झूठ का नैरेटिव कांग्रेस की तरफ से बनाने का प्रयास हो रहा है, इसको काउंटर करना। एक आपको छोटा सा किस्सा बता देता हूँ। तब विधानसभा चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मेरी ड्यूटी रहती थी, क्योंकि मेरे को लगातार जो है मीडिया देखना होता था और माननीय मुख्यमंत्री जी सार्वजनिक मंचों से क्या बोल रहे हैं, मीडिया में इंटरव्यू दे रहे हैं, ये सब चीज़ें मैं देख रहा था। उस वक्त मुझे ये सौभाग्य मिला था उस वक्त करने का। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से, हम ट्रैवल कर रहे थे, तो मैंने ये सवाल पूछ लिया, मैं कहा जी कितनी सीट आपको लगता है अपन जीतेंगे? बोले 60। तो मैं बोला जी, जो ये लगातार कांग्रेस की तरफ से एक नैरेटिव बनाने का प्रयास हो रहा है और जिसको मीडिया में भी दिखाया जा रहा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी बोले तू देखना ये सब झूठ है। जब नतीजे आए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा कि देखा मैंने तेरे को क्या कहा था? तो मैं बोला जी 60 कहा था आपने, 48 आई है। बोला चलो छोटा थोड़ा बहुत हो जाता है, कुछ एरियाज में हो गया, अदरवाइज मेरी कैलकुलेशन ये थी कि 60 सीट आएंगी। लेकिन 48 सीट आई, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो ये जो कॉन्फिडेंस माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार देख रहे थे, ये कैसे देख रहे थे? जब वो लोगों से मिलते थे, इंटरेक्ट करते थे, मंच पे जब वो भाषण देते थे, सामने लोग किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। उचाना में एक पब्लिक मीटिंग थी जहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी भाषण दे रहे थे, और उचाना एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसके बारे में, क्योंकि नैरेटिव तो यही बन रहा था कि कांग्रेस आ रही है, और फिर उचाना एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जहाँ पे ये नैरेटिव और ज़्यादा मजबूती से काम कर रहा था। तो जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्टेज से भाषण दे के आए, तो उन्होंने छूटते ही बोला कि यहाँ हम जीतेंगे। और जहां बीजेपी का मतलब लग रहा था लोगों को कि मतलब कुछ नहीं होगा, नया हाँ, चेहरा है, उनको इतना जानते भी नहीं थे और एक वो गढ़ है एक परिवार का। तो बोले यहाँ जीतेंगे। तो मेरा सवाल फिर वही था जी कि आपको कैसे अंदाजा लगा? कहते जब मैं भाषण दे रहा था और सामने लोग जिस तरह से रिएक्ट कर रहे थे, वो एक इशारा होता है, जनता का एक इशारा होता है। जनता आपकी बात के साथ इंटरेक्ट कर रही है, आपकी बात को सुन रही है, उस पर रिएक्ट कर रही है, मतलब जनता आपके साथ है। तो ये चीजें तो ग्राउंड पे रह के पता लगती हैं। लेकिन फिर आप मीडिया के जरिए उस चीज को कैसे उतारते हो, कैसे इंप्लीमेंट करते हो कि आपको फीडबैक मिल गया कि माहौल बदला हुआ है, भले ही आप लोगों को महसूस हो रहा है लेकिन वो जनता तक मैसेज जाए? देखिए उसकी कई तरह के कई अलग अलग स्टेप्स होते हैं। जैसे जो बड़े नेताज हैं उनके इंटरव्यूज़ करवाने, अलग अलग मीडिया के ज़रिए, उनके इंटरव्यू के ज़रिए अपनी बात लोगों तक पहुंचानी, क्योंकि जब बड़ा नेता बोलता है तो स्वाभाविक है लोगों को वो बात समझ में आती उससे है, वजन होता है। वजन होता है। दूसरी चीज़
कि जो माननीय मनोहर लाल जी बतौर मुख्यमंत्री जो काम उन्होंने किए थे वो सबको पता है। आज हर आदमी एडमायर करता है कि माननीय मुख्यमंत्री ने मनोहर लाल जी ने जो परिवर्तन किए थे उस वक्त, वो परिवर्तन आज जनता का कितना भला कर रहे हैं, जनता उससे कितना उत्साहित है और जनता कितनी खुश। इसमें एक महत्वपूर्ण, मैं माफ कीजिए मैं रोक रही हूँ, पर्ची खर्ची वाला। एब्सोल्युटली, बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी, और ये किस्मत बीजेपी की अच्छी रही कि कांग्रेस के कुछ उम्मीदवारों ने बोल दिया। वो भी एक एंगल था। अब जिस तरह से कांग्रेस के एक उम्मीदवार ने जैसे ही मंच से बोला कि 50 वोट के ऊपर एक नौकरी, तो उससे पता लगा कि कांग्रेस की सोच कैसी है। अब हमारा काम ये होता है कि इस बात को जनता के बीच में पहुंचाना, लोगों के बीच में पहुंचाना कि देखिए कांग्रेसी क्या कर रहे हैं, ये अपनी सोच को किस तरह से दिखा रहे हैं, अगर इनको कहीं गलती से आपने सत्ता दे दी तो ये क्या हाल करेंगे। तो जनता को वो बात समझ में आती है कि हाँ भाई 2014 से पहले भी ये लोग यही करते थे, और अगर ये तो सरेआम मंच से बोल रहे हैं, और अगर इनको सत्ता मिल गई तो ये फिर वही हाल करेंगे। तो ये हमारा बात हमने की थी कि नैरेटिव सेट करना, एब्सोल्युटली जो नैरेटिव था उसके अगेंस्ट आप लोगों ने फिर इसको खड़ा किया। फिर हमने उस बातों को लोगों के बीच में आप जैसे साथियों के जरिए, देखिए आपका काम है खबर को दिखाना, हमारा काम है कि सही टाइम पे आपको वो खबर मिल जाए। अब मान लीजिए उदाहरण के तौर पे, अगर घरोंडा के अंदर कोई नेता स्टेज पे ये भाषण दे रहा है कि 50 वोट के बदले एक नौकरी, सुदेश नैन जी तो उस वक्त चंडीगढ़ ऑफिस में बैठी हैं, तो मेरा काम ये है कि तुरंत सुदेश नैन जी को ये खबर दूं कि देखिए वो क्या बोल रहा है। तो सुदेश नैन जी उसी वक्त अपने जो उनके सोर्सेज है उनको एक्टिवेट करेंगी, उसकी वीडियो मंगवाएंगी, उसका सारा डिटेल मंगवाएंगी, और फिर वो कहेंगे ये तो बहुत बड़ी खबर है, चलाओ इसको। यही काम हमारा है। अब मैं आपसे पूछ रही, नैरेटिव की जो बात थी, आपने कहा कि मुख्यमंत्री तो पूरे आश्वस्त थे कि नहीं नहीं हम जीत रहे हैं 60 सीटें, लेकिन आपको लगा कि जो माहौल बना उसमें एक ये भी बड़ा कारण था कि मनोहर लाल जी को हटा दिया गया, एकदम से नए चेहरे को ले आए, नायब सिंह सैनी को, इससे भी हवा मिली? देखिए दो चीज़ें हैं। माननीय मनोहर लाल जी ने जो काम किए हुए थे हमें पता था। मैंने एक आम भाषा में मैं एक बार, क्योंकि जब माननीय मनोहर लाल जी से चुनाव के दौरान मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मेरे से जब सवाल किया तो मैंने कहा जी देखो हमारे पास जनता को बताने के लिए बहुत कुछ है। साधारण भाषा में कहें तो हमारी दुकान में माल बहुत है, कांग्रेस के पास क्या है? हमारे पास हर वो चीज़ थी, जैसे बिना पर्ची बिना खर्ची आपने नौकरी देनी शुरू की, किसानों के लिए आपने देश में सबसे ज़्यादा मुआवजे की शुरुआत देना शुरू किया, भावांतर भरपाई योजना के तहत आपने किसान की जो फसल है अगर दाम कम मिल रहा है तो उसकी भरपाई आपने करनी शुरू की, ज़्यादा फसलों पे एमएसपी देना आपने शुरू। तो हमारे पास कहने को और दिखाने को बहुत कुछ था, हमने जनता को दिखाया, और वो दिखाया आप साथियों के जरिए कि देखिए हमारी सरकार ने जो काम किए हैं वो ये काम है। आप जनता ने काम के ऊपर वोट देना है, जनता काम के लिए वोट देती है। तो माननीय मनोहर लाल जी के जो काम थे, दूसरा नायब जी देखिए बहुत मेहनत करते हैं, जनता के बीच में जाके इंटरेक्ट करना, लोगों के बीच में रहना, लोगों की बात सुनना, और सहज सुलभ जनता के लिए अवेलेबल होना। कोई कभी भी मिल सकता है, कोई कभी भी बात कर सकता है, कोई कहीं भी उनको रोके तो वो रुक के उसकी बात सुनते हैं। तो कुछ चीज़ें आपस में जुड़ जाती हैं, जब वो जुड़ती हैं तो फिर नतीजा आता है। ये अच्छी, मैं तो संवाद की कड़ी कह रही थी आपको, आपने ये जो कड़ियां जोड़ी हैं आज, मनोहर लाल जी का जाना और फिर नायब जी का आना, वो कैसे फिर वो सेतु बन गया सत्ता तक का। एब्सोल्युटली, ये अच्छा पॉइंट आपने उठा। लेकिन आपने दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है, प्रवीण अत्रे जी, दोनों की क्या खास बातें आपको लगी कि इन मनोहर लाल जी की ये खास बात है और नायब सिंह सैनी जी की ये खास बात है जो शायद अमूमन लोगों को बाहर ज्यादा ना भी पता या पता भी हो? देखिए दोनों में एक विशेषता है, और जिसको मैं बहुत एडमायर करता हूँ, जनता के हित में क्या किया जा सकता है लगातार ये सोचना। क्योंकि मैंने माननीय मनोहर लाल जी के साथ भी काम किया, मैं देखता था कि उनका केवल एक ही विचार, एक ही सोच, एक ही विजन कि और बेहतर क्या किया जा सकता है। नायब जी के साथ भी यही देखता हूँ, और बेहतर क्या किया जा सकता है। मनोहर लाल जी को मान लीजिए किसी ने कोई सुझाव दिया, कोई विचार उनके सामने रखा और उनको लगा कि ये जनता के हित में बहुत बेहतर है, तो उन्होंने तुरंत उसको स्वीकार किया। यही नायब जी में है। आप जब मिलते हैं, कभी आप भी देखिएगा, अगर आप उनको कोई सुझाव, कोई विचार देंगे मीडिया से संबंधित और उनको लगेगा कि ये अच्छी बात है, तो वो तुरंत स्वीकार करेंगे उसको। तो 24 घंटे आप जनता के बारे में सोचते हैं, जनता के हित के बारे में सोचते हैं, और बेहतर क्या किया जा सकता है ये सोचते हैं। ये दोनों की बहुत बड़ी विशेषता है, और मुझे लगता है कि ये विशेषता शायद भारतीय जनता पार्टी के संस्कार इस तरह से हैं, हम लोगों को सिखाया इस तरह से जाता है। हमारे जो बड़े नेता हैं, जब उनसे मुलाकात होती है तो जिस तरह से वो हमें बताते हैं, तो ये एक संस्कार है, और ये संस्कार पैदा किए हैं पार्टी ने, संगठन ने। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट तौर पे मानना है कि सत्ता जो है वो सेवा का जरिया है।
आपको अगर जनता ने सत्ता दी है, आपको मुख्यमंत्री बनाया है, तो ये आपका दायित्व और आपका धर्म हो जाता है कि उस जनता के बेहतर भविष्य के लिए काम करना। और ये चीज़ मैं दोनों में देखता हूँ। दूसरी चीज़ जो बहुत मुझे लगता है, जैसे नायब जी हैं, मेहनत, इंटरेक्ट विद द पीपल, लोगों से मिलना, लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहना। सुबह 6 बजे शुरू हो जाते हैं, रात को 12 बजे तक कॉन्टिन्यूस काम करना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं उनको बोल भी चुका हूँ, सुबह 6 बजे आप उनके चेहरे को देखोगे, जो रौनक सुबह 6 बजे मिलेगी ना, वही आपको रात को 12 बजे मिलेगी। आमतौर पे आप और मैं अगर 2 दिन भी लगातार इतनी मेहनत कर लें तो शाम तक हमारे चेहरे पे थकावट दिखनी शुरू हो जाती है, या धुंधलाहट, वो झुंझलाहट धुंधलाहट होनी भी शुरू कभी हो नहीं जाती देखी है। हमने तो तो उनके नायब जी के चेहरे पे कोई व्यवहार में। झुंझलाहट नहीं मिलेगी, उनका व्यवहार हमेशा सौम्य है, सुबह भी सौम्य है तो 12 बजे भी सौम्य है। तो उनका जो ये एक बहुत बड़ी ताकत है उनकी, क्योंकि जब जनता को ये महसूस होना शुरू हुआ है कि मेरा मुख्यमंत्री, मैं इसको कभी भी अपनी बात कह सकता हूँ, कहीं पे भी अपनी बात कह सकता हूँ और ये मेरी बात सुनेगा, ये जो जनता का विश्वास है, ये मुझे लगता है कि उनकी एक बहुत बड़ी ताकत है। और लोग जो है उनको अपना मुख्यमंत्री मानते हैं, लोग उनको अपने में से एक आदमी मानते हैं। मुझे ऐसा कई बार लोगों से मिलकर बात करके महसूस होता है कि लोगों को लगता है कि ये हम में से एक है और ये हमारे बारे में बात करता है, हमारी चिंता करता है। लेकिन कुछ चुनौतियाँ भी होंगी, अपना-अपना व्यक्तित्व होता है, कुछ चुनौती होती है कि ये कभी आपको ऐसे हेजिटेट हुआ हो कि ये बात बतानी महत्वपूर्ण है, लेकिन इस पे क्या रिएक्शन आएगा मनोहर लाल जी का, या फिर क्या रिएक्शन आएगा अब नायब सिंह सैनी जी का? देखिए, मनोहर लाल जी के अंदर मतलब एक बहुत बड़ी विशेषता थी। जब आप कोई बात उनको बताते हैं और वो बात ठीक है, मतलब ठीक इन द सेंस कि उसका कोई आधार है, मतलब ये नहीं कि आप कोई बेतुकी बात कर रहे हो। अगर बेतुकी बात कर रहे हो तो स्वाभाविक है, झुंझलाहट होती है। और मनोहर जी इस बात पे कह भी देते थे कि क्या बात कर रहा है। उनको अगर लग रहा है कि ये तथ्यात्मक बात है, ये बात ठीक है, तो वो उसको सुनते थे, उस पे आपकी राय भी ले लेते थे कि आपका इस विषय में क्या कहना है। उन्होंने कभी भी, मेरा जो व्यक्तिगत तजुर्बा है कि वो ये कि कभी भी इस तरह से नहीं किया कि आपको भी कि जैसे आमतौर पे क्या होता है, जब कोई सत्ता में शीर्ष पद पे आ जाता है तो कुछ बाउंड्रीज बन जाती हैं। लेकिन मैंने कभी ना तो मनोहर जी के साथ ऐसा देखा और ना कभी नायब जी के साथ देखा। और नायब जी की तो एक बहुत बड़ी जो मुझे लगता है कि जब आप कोई भी जानकारी आपके पास आती है और आपको लगता है कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी को बताने वाली जानकारी है, उनकी जानकारी में ये विषय होना चाहिए, तो आप उनको कहीं भी बता सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि आपको उनको ऑफिस में ही बताना है या आप उनको किसी पर्टिकुलर, जब वो आप उनको कहीं भी बता सकते हैं और वो उसको सुनते हैं और वो जो भी जानकारी आप उनको दे देते हैं। कभी ऐसा कुछ चैलेंज आया आप लोगों की तरफ से कि कोई खबर अगर आ गई है जनता के बीच से अपने प्रदेश में, और विपक्ष ने उसको मुद्दा बना दिया है, और वो आप लोगों को लगता है कि ये सच्चाई नहीं है, तो फिर आप कैसे टैकल करते हैं? देखिए, ऐसा है कि हमारा काम यही है, जब हमें लगता है कि ये जो विषय है इसको जैसे मैं अब हाल फिलहाल का जिक्र कर देती हूँ, एक बहुत बड़ा मुद्दा आपने आया बुजुर्गों की पेंशन को लेकर। ठीक है, आपके मंत्री जी कुछ कह रहे थे, मुख्यमंत्री जी कुछ कह रहे थे, फिर जनता के बीच से आवाजें कुछ अलग थी, विपक्ष ने कहा कि भाई सब काट दी गई हैं और कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो इस तरह के चैलेंज में देखिए, जब वो विषय आया था तो हमारा काम ये रहता है कि विभाग से हम पहले पूरी जानकारी लें, तथ्यात्मक रूप से जानकारी लें कि एक्चुअल फैक्ट क्या है। वो जो एक्चुअल फैक्ट्स होते हैं, तो जब भी अवसर मिलता है या जब भी हमें लगता है कि इसके बारे में एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी से उनकी जानकारी में विषय को डाल के फिर इसको आगे बढ़ाना है, तो फिर हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बताते हैं जी एक्चुअल फैक्ट ये है और अपोजिशन जो है वो इस तरह का नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास कर रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी फिर हमें कहते हैं कि ठीक है, बढ़ो आगे, जो झूठ विपक्ष बोलने की कोशिश कर रहा है उसको काउंटर करना जरूरी है। फिर हम आप जैसे मीडिया के बंधुओं को वो जानकारी देते हैं कि देखिए एक्चुअल जानकारी है। और अगर हमें लगता है कि किसी बड़े नेता के मुंह से ये कहलवाना जरूरी है, तो हम किसी भी पार्टी के सीनियर नेता को वो फैक्ट्स दे देते हैं कि आप ये फैक्ट्स हैं जी, आप इस फैक्ट्स के ऊपर बात कीजिए मीडिया के अंदर। अगर हमें लगता है कि किसी मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना जरूरी है, तो हम उनको निवेदन कर लेते हैं कि जी आप इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, बताइए सच्चाई क्या है। तो इस तरह का प्रयास हमारी तरफ से होता है कि मीडिया के पास फैक्ट्स चले जाए और मीडिया के जरिए वो फैक्ट्स जो है, वो सच्चाई जो है वो जनता के बीच में चली जाए। तो इस तरह से वो चीज़ काउंटर हो जाती है। जैसे जो लोगों को सच पता लगने लगता है, सरकार ने क्या कदम उठाया वो बताना बहुत जरूरी होता है। इस मामले में भी क्या था कि सरकार ने जो कदम उठाए थे वो बताने जनता को बहुत जरूरी थे कि मीडिया झूठ बोल रहा है लेकिन सच्चाई इससे उलट है, सरकार के कदम ये है, वो हमने लोगों को बताया। आपको लगता है प्रवीण अत्रे जी कोई ऐसी योजना सरकार की, कोई ऐसा फैसला जो बहुत अच्छा था लेकिन उसको वो जगह नहीं मिली मीडिया में, या वो संदेश वैसा पहुंचा नहीं जनता के बीच में? देखिए, कई बार क्या होता है कि बहुत से निर्णय ऐसे होते हैं जो मीटिंग के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को डायरेक्शंस दी, अधिकारियों को डायरेक्शन मिली और उसके बाद जो है डिपार्टमेंट की तरफ से एक प्रेस नोट जारी होता है
प्रेस नोट में वो चीज़ें जाती हैं और वो मीडिया के जरिए फिर लोगों को पता लगती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि मीटिंग के अंदर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने डिसीजन लिया या जो डायरेक्शंस दी, प्रेस नोट की भाषा में कई बार इस तरह का एक दो बार हुआ कि वो क्लैरिटी जिस तरह से जानी चाहिए वो प्रेस नोट में उस तरह से क्लैरिटी मतलब लैंग्वेज में वो नहीं आई। तो अखबार क्या करेगा, मीडिया क्या करेगा, वो क्या करेगा, जो आपका प्रेस नोट आया है वो उन्होंने एज इट इज प्रेस नोट को छाप दिया। तब आपको लगता है कि यार ये चीज़ हाईलाइट होनी चाहिए थी, ये हाईलाइट नहीं हुई। तो हम ऐसे में क्या करते हैं, मीडिया में बाकायदा सबको कॉल करके बोलते हैं कि यार इसको आप हाईलाइट कीजिए क्योंकि ये महत्वपूर्ण निर्णय है, ये जनता को पता लगना चाहिए। चाहे उसको हेडिंग में लो आप, या जब आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बात कर रहे हैं, जब उस खबर को आप प्रसारित कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को आपको हाईलाइट करना है क्योंकि ये महत्वपूर्ण निर्णय है सरकार का जनता के हित में। तो इस तरह की स्थिति कई बार होती है, लेकिन फिर हम उसकी रेमेडी करते हैं। हमने मनोहर लाल जी के कार्यकाल में तो बात करी ली कि क्या क्या उनकी उपलब्धियां थी। आपको अभी तक मनोहर लाल जी के बाद, नायब सिंह सैनी जी के 2 बार मुख्यमंत्री के बाद अभी तक के कार्यकाल में क्या उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि लगती है? उनके व्यवहार को छोड़कर, वो तो हम जानते हैं कि व्यवहार पे तो उनको 10 आउट ऑफ 10 हर कोई दे देगा, विपक्षी भी कह दे भाई बहुत उपलब्धियां बढ़िया। ही उपलब्धियां हैं सुदेश जी। देखिए, एक ऐसा नेता जो युवाओं को ये प्रॉमिस कर दे कि भाई मैं शपथ बाद में लूंगा, आपको नियुक्ति पत्र पहले दूंगा। आपको ध्यान होगा जब ये नैरेटिव बन रहा था, युवा आए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, उन्होंने अपनी उस बात को साबित किया, मतलब जो कहा वो करके दिखाया और लगभग 24,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए उन्होंने। सबसे बड़ी बात, माननीय मनोहर लाल जी के टाइम में 14 फसलों पे हरियाणा सरकार एमएसपी दे रही थी। हालांकि केंद्र केवल 2 फसलों पे देता, हम सब जानते हैं, धान और गेहूं पे। तो माननीय मनोहर लाल जी ने 14 फसलों पे एमएसपी शुरू की हरियाणा के किसान को, तो नायब जी ने वो 14 की बजाय उसको 24 फसलों पे, मतलब एक किसान के खेत में जो बोया जाएगा उसको सरकार खरीदेगी, इस तरह का निर्णय उन्होंने करके दिखाया। ये बहुत बड़ा काम था, बहुत बड़ी उपलब्धि कि थी। विपक्षी कहते हैं कि 24 फसलें तो होती भी नहीं है। आप देखिए, बार-बार सुनते होंगे, हम तो रोज सुनते ही हैं। हरियाणा का किसान जो केंद्र जो एमएसपी डिसाइड करता है, सीएसीपी जब एमएसपी निश्चित करती है, उसके अंदर जो फसलें डिफाइंड की हुई है, हमारे अपोजिशन के मित्र क्या करते हैं, उनको लेके कहते हैं जी ये तो फसलें होती नहीं है। सरकार क्या कहती है कि हमने 24 फसलों पे एमएसपी का आपसे वायदा किया है, आप अपने खेत में जो बोएंगे हम खरीदेंगे, आप उगाओ हम खरीदेंगे उसको। सिंपल। क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन बहुत बड़ा विषय है। आपको एक्चुअली अपोजिशन जो है ना, क्योंकि जब अपोजिशन के पास कोई मुद्दा नहीं होता, उनको लगता है कि उनके पास कहने को कुछ नहीं है, तो वो झूठ की राजनीति करना का प्रयास करते हैं। आज स्थिति ये है कि पानी की कमी की वजह से ग्राउंड वाटर बहुत नीचे जा रहा है, पानी की कमी होती जा रही है, उसके लिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स, धान हो गया जिसमें बहुत पानी खर्च होता है, सरकार ने बाकायदा योजनाएं चलाई, माननीय मनोहर लाल जी ने शुरू किया था कि अगर किसान डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जाएगा, धान की खेती नहीं करेगा, तो 7,000 रुपये प्रति एकड़ सरकार देगी किसान को इंसेंटिव के रूप में। नायब जी ने उसको 8,000 रुपये कर दिया कि हम 8,000 रुपये इंसेंटिव के रूप में किसान को देंगे। जब ये डाइवर्सिफिकेशन की बात आती है तो किसान फिर दूसरी फसल की तरफ जाता है। अब वो दूसरी फसल में उसके पास चॉइस है कि क्लाइमेट कंडीशन के हिसाब से जो भी खेती के नियम कायदे हैं उनके हिसाब से वो कौन सी क्रॉप को लगाना चाहता है। तो सरकार कहती है कि आप लगाइए हम खरीदेंगे। तो यही नायब जी ने कहा है कि 24 फसलों पे एमएसपी, सीएसीपी ने जिन फसलों की एमएसपी डिक्लेयर की है, हम उन सब पे आपको एमएसपी देंगे, हरियाणा सरकार देगी, आप लगाइए हम खरीदेंगे। ये सरकार ने कहा है और जो किसान लगाता है सरकार खरीदती है। और हमारी कोशिश ये है कि जिस तरह से पानी की समस्या बढ़ती जा रही है, तो डाइवर्सिफिकेशन की तरफ किसान बढ़े, और किसान बहुत बड़ी संख्या में कर भी रहे हैं। 1 लाख से ज़्यादा एकड़ के अंदर किसान ने धान छोड़ के मक्का लगाना शुरू किया, डाइवर्सिफिकेशन की तरफ दूसरी फसलें लगानी शुरू की। नहीं, बगीचे बहुत लग रहे हैं। बहुत लग रहे हैं। अभी आप देखो हरियाणा के अंदर, आपको हैरानी होगी माननीय मनोहर जी के टाइम में ना, माननीय मुख्यमंत्री क्या करते थे, अलग अलग वर्ग के साथ बातचीत करते थे टेलीफोन कॉल के जरिए, बहुत बड़ी तादाद में लोग। तो मैं उसमें जुड़ा हुआ था। करनाल में एक किसान ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहा है। बड़ी खबरें चलाई हमने, हर जगह से आने लगी थी, इतने लखपति बन गया, लखपति किसान। ये जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या के अंदर प्रोग्रेसिव फार्मिंग शुरू की है, कोई ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहा है, कोई अंगूर की खेती कर रहा है, और एप्पल की खेती, मतलब आमतौर पे ये धारणा होती थी कि एप्पल तो जो है पहाड़ी क्षेत्र में होने वाली बागवानी है, लेकिन अब हमारे जो है वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इस तरह की किस्में एप्पल की निकाल दी हैं कि आज हरियाणा के अंदर किसान जो है वो एप्पल उगा रहा है। मतलब ये जो डाइवर्सिफिकेशन किसान ने करना शुरू किया, अलग अलग क्रॉप लगानी शुरू की, उसका किसान को लाभ मिल रहा है।
एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, जैसे शुरू तो योजना की थी माननीय मनोहर लाल जी ने, भावांतर भरपाई योजना, उसके अंदर बाकायदा सब्जियों के किसान, सब्जियों को उसके अंदर लिया गया कि कौन कौन सी सब्जी जिसके ऊपर अगर मार्केट में प्राइस, जैसे आलू है, टमाटर है, उसके अंदर एडिशन किया फिर नायब जी ने उसके अंदर जो फल के किसान हैं, जो फ्रूट एग्रीकल्चर करते हैं, उसकी उनको भी बीच में लिया कि इनको भी हम इंसेंटिव देंगे। बाकायदा अगर जो किसान बागवानी कर रहा है उसकी अगर फसल नेचुरल कैलामिटी से खराब हो जाती है तो मुआवजे के तौर पे 40,000 रुपये प्रति एकड़ सरकार देगी। ये सरकार ने किया। तो हमारा किसान किस तरह से मजबूत हो, किस तरह से सशक्त हो। आपने इतनी सारी बातें मुझे बता दी, तभी तभी जिसका काम है उससे पूछना चाहिए ना। ये कई बार मुझे लगता है ऐसा, जब हम चर्चा करते हैं कभी किसानों की कोई नाराजगी है, कोई आंदोलन है, कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है, तो बहुत सारी बातें गिनाते हैं, लेकिन उनको मुझे लगता है कि ये बातें एड्रेस ही नहीं की जाती कि आपके लिए ये सब काम भी किए हैं। आप इस बात को मानें, क्योंकि किसान बहुत नाराज रहे बीजेपी से, इस बात में आप बिल्कुल एक राय में गए कि हाँ ये बात थी। तो क्या वहां पर कम्युनिकेशन, जो संवाद का सेतु था, वो टूटा? देखिए, इसमें भी सुदेश जी थोड़ा सा मतांतर है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। अगर किसान भारतीय जनता पार्टी से नाराज होता तो ये भी नैरेटिव था, क्या तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती? ये नैरेटिव था। ये नैरेटिव था। और विपक्ष ने क्या किया, किसानों को भ्रमित करने का प्रयास किया। विपक्ष ने लगातार झूठ बोल के किसानों को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन जो सरकार की योजनाएं किसानों के हित में, अब देखिए हरियाणा प्रदेश वो प्रदेश है, अगर किसान की फसल खराब होती है नेचुरल कैलामिटी से तो 15,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा मिलेगा। ये हरियाणा में हो रहा है। एक हैरानी वाली बात यह है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, 10 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 10 सालों के अंदर टोटल जो किसान को फसल खराबे का मुआवजा वो 1138 करोड़ रुपया हुड्डा साहब ने 10 साल में दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अब तक 15,500 करोड़ रुपए से ज्यादा किसान भाइयों को फसल खराबे का मुआवजा दे दिया है, लगभग 15 गुना। ये अंतर है। अब जब किसान भाइयों को इस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं, किसानों को भावांतर भरपाई योजना के तहत जो गैप है प्राइस के बीच में, मार्केट प्राइस के बीच में, वो मिल रहा है, किसान की एमएसपी पे फसलें खरीदी जा रही हैं, किसान के खाते में फसल खरीद का पैसा 72 घंटे के अंदर पहुंचे, ये सुनिश्चित करने के बाद उसको अगर लेट मिलता है तो 9% ब्याज दिया जाएगा, ये निश्चित करने के बाद तो क्या किसान नाराज रह सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। किसान कभी नाराज नहीं रहा, लेकिन ठीक है, नैरेटिव बनाने का प्रयास हुआ। हाँ देखिए, ऐसा कभी नहीं होता कि जितनी प्रदेश की जनसंख्या है वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ऐसा कभी भी किसी के साथ भी नहीं होता। बहुत से लोग होते हैं वैचारिक तौर पे हमारे विचार से सहमत ना हो तो हमारे अपोजिशन में भी है, आफ्टर ऑल अपोजिशन को भी वोट मिला है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए काम किया उसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनी, और मैं ये बात आज कह रहा हूं, आगे भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। ये आप मेरी बात को नोट करें। हम पड़ोसी राज्य पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि 10 साल में हमने मीडिया की तो बात की कि मीडिया बहुत बदला है, कि जहां प्रिंट से शुरू हुए थे आज हम सोशल मीडिया तक पहुंच गए हैं, लेकिन राजनीति कितनी बदली? और अगर सिर्फ हरियाणा के संदर्भ में मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर अब हम ये मान के चलें कि रीजनल पार्टीज का कोई आगे अस्तित्व नहीं है, फ्यूचर नहीं। देखिए, राजनीति कितनी बदली, इसका एक छोटा सा 2 लाइन के अंदर आपको बता देता हूँ। हरियाणा के एक बहुत बड़े सम्मानित नेता ने कभी ये कह दिया था कि लोगों को समझाया नहीं जा सकता, उनको बहकाया जा सकता है। एक राजनीति तो वो थी। आज आप ये कर सकते हो? आज लोगों को कंक्रीट काम चाहिए, युवा को रोजगार चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 11 साल से ज्यादा का वक्फा लगभग हुआ है। 11 साल से ज्यादा वक्फे में 1,80,000 से ज्यादा युवाओं को तो पक्की सरकारी नौकरी भारतीय जनता पार्टी ने दी है। मैं इसके अंदर कौशल रोजगार की नौकरी की बात नहीं कर रहा हूं, पक्की सरकारी नौकरी की। हुड्डा साहब के टेन्योर के अंदर 10 साल के अंदर कितनी दी थी? मात्र 86,000। और वो किस तरह से दी थी सबको पता है। जब SC की लिस्ट आई थी तो अपोजिशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लिस्ट जारी होने से पहले लिस्ट दे दी थी कि ये लोग लग रहे हैं, और वो हुआ। तो एक तरफ तो वो था कि केवल जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनके बच्चों को नौकरी मिलेगी, उनके रिश्तेदारों को नौकरी मिलेगी, या जिसकी जेब में पैसा उसको नौकरी, एक समय वो था। आज गरीब व्यक्ति जिसका बच्चा पढ़ता है वो नौकरी पाता है। आपको ऐसे बेशुमार उदाहरण मिलेंगे, आपने दिखाए भी होंगे कि एक रिक्शा चालक जिसका बच्चा जो है पुलिस के अंदर भर्ती हो गया।
मेरे अपने गांव में एक परिवार में दो दो गरीब परिवार से बच्चे लगे हैं। तो लेकिन इसका एक पहलू और जोड़ दूं, पहलू ये भी है कि एचपीएससी को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं कि हमारे योग्य बच्चे जो यूपीएससी क्लियर कर लेते हैं, दूसरे राज्यों में बड़ी बड़ी नौकरियों में भर्ती हो जाते हैं, यहाँ पर वो 35 क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाते, वहाँ पे वो कोई पेपर क्लियर नहीं कर पाते, नौकरियाँ नहीं लग रही हैं, खाली पड़े हुए हैं सारे पद, क्या होगा? और जो भर्तियाँ हो रही है उसमें से जो रेशो है हरियाणा के बच्चों का बहुत कम है और बाहरी लोगों को भरा जा रहा है। बार बार ये आरोप लगता है, आपके सामने भी चैलेंज होगा ये कि आरएसएस के लोगों को भरा जा रहा है, बाहरी राज्य के लोगों को भरा जा रहा है, एचपीएससी का चेयरमैन बाहरी है, क्या यहाँ पे योग्य व्यक्ति नहीं मिला? देखिए, आपको दो चीजें समझनी पड़ेगी। जो एचपीएससी के अंदर जो नौकरी निकलती है उसमें जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उसमें तो हरियाणा के बच्चे ही जा सकते हैं, ये नियम है। फिर खाली रह जाते हैं। वो जो जनरल कैटेगरी है, हरियाणा के बच्चे जा सकते हैं, बाहर का नहीं जा सकता रिजर्वेशन में, ये नियम है। अब आ जाती है जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी के अंदर पूरे देश से कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है, फॉर्म भर सकता है। ये भी क्योंकि देखिए, आप संविधान के हिसाब से चलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं जा सकते ना। अब उसमें एग्जाम होता है, एक कट ऑफ बना दिया 35% का कि 35% नंबर आना जरूरी है। अगर बच्चे के 35% नंबर नहीं आ रहे हैं तो स्वाभाविक है। हमारे हरियाणा के बच्चे इसी तरह से यूपी के अंदर जब निकलती है, हमारे बच्चे भरते हैं, राजस्थान में भरते हैं, पंजाब में भरते हैं, और हमारे बच्चे वहाँ पे सिलेक्ट होते हैं, एग्जाम क्लियर क्रैक करते हैं, सिलेक्ट होते हैं। इसी तरह से कि जब ऑल इंडिया लेवल पे अप्लाई होता है तो दूसरे प्रदेश के बच्चे जनरल कैटेगरी में तो यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं, वो एग्जाम देते हैं। आप इस तरह से बांट नहीं सकते। काबिलियत से बच्चा लगना महत्वपूर्ण ये है। जो बच्चा काबिल है, जो पेपर को क्रैक करेगा, जो मार्क्स लेगा, वही नौकरी लगेगा, ये निश्चित होना चाहिए। अब इस बात को हमें समझना पड़ेगा। हम नियमों से बाहर नहीं जा सकते। और ये ऐसा नहीं है कि नियम हमने बनाए हुए हैं, ये नियम तो कांग्रेस के टाइम में भी थे। अंतर क्या था, ये मैंने जैसे पहले बताया कि आप अपने रिश्तेदार को इंटरव्यू में ज्यादा मार्क्स देकर सिलेक्ट करवा देते थे, आप अपने रिश्तेदार को पेपर के अंदर धांधली करके सिलेक्ट करवा देते थे। जब अपोजिशन ये बात बोलता है ना, तो मैं कई बार ये बात पूछी कि क्या आप चाहते हैं कि आज भी वैसा ही हो? हमारा केवल एक मैं इसमें एक चीज चाहती हूँ, क्योंकि ये बातें रोज होती, डिबेट भी, चर्चाएं, हम तो वैसे ही बैठ के बातें करते हैं। कांग्रेस के राज में धड़ल्ले से ऐसा हुआ है, ये बीजेपी आरोप लगाती है। कांग्रेस के अपने लोग हैं, वो आज कांग्रेस के अंदर बैठ के भी या दूसरी पार्टी में जाके बोलते कि ऐसे पर्ची से हमारी तो नौकरियां मिलती थी। मैं यहाँ चाहती हूँ कि एक्शन क्यों नहीं होता, फिर वहां पर बीजेपी एक्शन क्यों नहीं लेती? देखिए, आपको पता है ना कि एक एचसीएस जो लिस्ट लगी थी चौटाला साहब के टाइम में, आज भी मामला कोर्ट में है। जी जी, आपको जानकारी है? ये हुड्डा साहब के टाइम में जो पीटी भर्ती हुए तो कोर्ट ने रद्द कर दी थी। हुड्डा साहब के टाइम की 12 नौकरियां मान्य कोर्ट ने रद्द कर दी। तो हुआ ना एक्शन। लेकिन जेबीटी वाले मामले में अगर ओम प्रकाश चौटाला जेल जा सकते हैं, ये कैप्टन अभिमन्यु ने बात उठाई थी, अगर वो जेल जा सकते हैं, फिर पर्ची पकड़ा पकड़ा के नौकरियां देने वाले क्यों? देखिए, सजा सरकार नहीं देती, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा। शिकायत तो हो सकती है। जब उसकी शिकायत, मैंने जो बताया कि 12 नौकरियां हुड्डा साहब की रद्द हुई, मान्य कोर्ट ने रद्द की। विषय कोर्ट में, हमारा काम क्या है? विषय को कोर्ट में लेके जाना, मान्य कोर्ट के सामने विषय को रखना। निर्णय मान्य कोर्ट ने करना है, वो सरकार का काम नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात पड़ोसी राज्य कर लेते हैं, क्योंकि नैरेटिव तो वहां पर भी सेट किया जा रहा है। बड़ी जिम्मेदारी है हरियाणा के बाद। अब विधानसभा लोकसभा तो आपने फतेह कर ली जंग, अब बारी है पंजाब की, और आप कह रहे हैं कि अब बंगाल जीता पंजाब जीतेंगे, अब पंजाब की बारी है। तो वहां पर बड़ी भूमिका में अपने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हैं। देखिए, ऐसा है, निश्चित रूप से पंजाब में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। उसके कई कारण जो मुझे दिखते हैं। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को जिस तरह से पंजाब के लोग बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी जाते हैं उनके बुलावे पे। अलग अलग जैसे किसान भाई आए, किसान यूनियन के लोग आए, उन्होंने आके आके माननीय मुख्यमंत्री जी को, मैं वहाँ मौजूद था, कुछ किसान यूनियंस के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने आते हैं पंजाब से। वो आके पहले तो बताते हैं कि किस तरह से पंजाब के अंदर बुरा हाल है जी, कानून व्यवस्था नहीं है, किसान परेशान है। क्योंकि पंजाब के अंदर धान और गेहूं जिसके ऊपर एमएसपी केंद्र देती है, और किसी फसल पे तो एमएसपी नहीं है। तो पंजाब का किसान भी ये उम्मीद करता है कि जैसे हरियाणा के अंदर एमएसपी मिल रही है 24 फसलों पे, हमें भी मिले। अब
अब पंजाब सरकार तो उनकी सुन नहीं रही है, तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आए कि साहब आप आइए पंजाब में, हम आपका पंजाब में प्रोग्राम करेंगे। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित किया। अब वो उम्मीद करते हैं कि पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, जो योजनाएं हरियाणा में चल रही हैं वो पंजाब में भी लागू हों, उसका लाभ पंजाब के लोगों को भी मिले। ये आज पंजाब के लोग उम्मीद करते हैं, इसीलिए वो बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करते हैं, अलग अलग प्रोग्राम में बुलाते हैं और उनके निमंत्रण में माननीय मुख्यमंत्री जी जाते हैं वहाँ पे। पोस्टर बॉय हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी पंजाब में बीजेपी के। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर हर व्यक्ति एक कार्यकर्ता है। पहले हम सब कार्यकर्ता हैं और बतौर कार्यकर्ता जो पार्टी हमें काम देती है हम वो काम करते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं वो हमारा दायित्व है अपने नेतृत्व के दिए काम को पूरा करना। यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी पहले कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता होने के नाते आज पार्टी ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, माननीय मोदी जी ने उनको ये दायित्व दिया कि वो हरियाणा के लोगों की सेवा करें। वो हरियाणा के लोगों की सेवा कर रहे हैं। पंजाब के लोग आते हैं, वो आके उनको आमंत्रित करते हैं कि आप पंजाब में आएँ, आप आके पंजाब में बताएं पंजाब की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जाते हैं, वहाँ पे बताते हैं कि हम हरियाणा में क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या क्या योजनाएं चला रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार जब चुनाव लड़ रही थी तो उन्होंने एक वायदा किया था कि हम महिलाओं को 1,000 रुपये महीना देंगे। लगभग 4.5 साल के करीब होने को आ गए, अब जाके वो उन्होंने थोड़ा सा हिलना जुलना शुरू किया है कि अगले महीने से हम देंगे। तो उनकी इस मामले में 4.5 साल तक नींद नहीं खुली। स्वाभाविक है, पंजाब की हमारी माताएं बहनें ये तो उम्मीद करती थी ना कि आपने हमसे वोट लिया ये कह के कि आप हमें 1,000 रुपये देंगे, आप दीजिए। हरियाणा के अंदर हमने जब वायदा किया कि हम महिलाओं को 21 रुपये महीना देंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने पहले बजट के अंदर ही 5,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन करके इस योजना को लागू कर दिया। ये उम्मीद करते हैं पंजाब के लोग कि साहब हमारे साथ भी ऐसा ही होना चाहिए था। पहले बजट में ही हमारे महिलाओं को 1,000 रुपये महीना मिलना चाहिए था, जैसा कि वायदा किया था आम आदमी पार्टी ने। तो ये जो अंतर है, इस अंतर के कारण पंजाब के लोग उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पंजाब में बने। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और आप देखेंगे 2027 में आपको नतीजे बताएंगे। अच्छा, दो बातें चलती हैं चर्चाओं में। एक तो लोग कहते हैं कि पंजाब में बीजेपी सिर्फ अपने आप को मजबूत पार्टी दिखाना चाहती है अगले चुनाव 2027 के रण में। इतना हो कि वो मजबूती से अपने आप को एक एस्टैब्लिश पार्टी बता दे कि हम किसी की बैसाखी के बिना भी यहाँ पर अपनी सियासी जमीन, चुनावी जमीन को मजबूत कर चुके हैं और अगली सत्ता की लड़ाई हम आगे लड़ेंगे। एक दूसरी चर्चा ये होती है कि इस बार जिस तरह से बंगाल में कमल खिला है, बिल्कुल ठीक उसी रणनीति पर, उसमें सब कुछ ही आ जाता है, उसी रणनीति पर हम लोग पंजाब में भी कमल खिला के छोड़ेंगे। चाहे जो मर्जी नैरेटिव चलता हो, जो इतिहास कहता हो, सब दरकिनार कर देंगे। देखिए, जहाँ तक नैरेटिव की बात है या इतिहास की बात है, ये राजनीति है। चुनना जनता ने होता है, वोट जनता ने डालना है। और हम जिस तरह का लोगों का रिएक्शन पंजाब में देख रहे हैं, क्योंकि जब माननीय मुख्यमंत्री जाते हैं तो मुझे मौका मिलता है कि मैं वहाँ होता हूँ, तो मैं जिस तरह का रिएक्शन, जिस तरह लोग रिएक्ट करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के भाषण पे, उनकी स्पीचेस पे, तो मैं ये मानता हूँ कि 2027 में पंजाब में कमल खिलेगा। पहली चीज़ रही भारतीय जनता पार्टी के मजबूत होने की। देखिए, अभी निकाय चुनाव हुए हैं। निकाय चुनाव में पंजाब सरकार ने खूब धांधली की, खूब बल प्रयोग किया, खूब सबको पता है, वो सब मीडिया में था। हमारे लोगों को तो फॉर्म तक भरने नहीं दिए गए, लोगों को काउंटिंग सेंटर या इवन बूथों पे पहुंचने नहीं दिया। बहुत ऐसे काम किए हैं, वो सब मीडिया के अंदर है, उसको बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। इससे पहले जो निकाय चुनाव हुए थे, हमारे 49 एमसीज जीते थे। आज हमारे 172 एमसी जीते हैं, मतलब 3 गुना से ज़्यादा, 4 गुना के करीब, लगभग 4 गुना। तो क्या ये एक उदाहरण नहीं है कि पूरी ताकत लगा ली भगवंत मान साहब की सरकार ने कि फॉर्म ना भर सकें, चुनाव ना लड़ सकें, बैलेट पे चुनाव करवाया। क्योंकि जब बैलेट पे पहले चुनाव होता था, क्या होता था हम सबको पता है, बूथ कैप्चरिंग होती थी, धांधली होती थी, गलत वोट डलते थे, सब होता था बैलेट से। दोबारा बैलेट पे ये सारा कुछ करने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी पहले के बनिस्बत 4 गुना के लगभग एमसी जीत जाते हैं। तो क्या ये उदाहरण नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी उम्मीद मजबूत हो है रही इससे है? आप लोगों को बहुत। देखिए, 100% आप ये मान के चलिए कि अब की बार जो 2027 में विधानसभा चुनाव पंजाब में होगा तो पंजाब की जनता चौंकाएगी। पंजाब की जनता चौंकाएगी, मीडिया के लोगों को भी चौंकने का अवसर मिलेगा।
बीजेपी आजकल यही सब कर रही है। क्योंकि लोगों से बात होती और है। हरियाणा चुनाव के बाद ये चेंज हुआ है मैं मीडिया में भी। आपको बताता हूँ, मेरा पंजाब से बड़ा सीधा संबंध है। मैं पंजाब में मैरिड हूँ, जी। मेरी वाइफ पंजाब से हैं, मेरे इन लॉज। मैं उस पर्सनल चीजों पे भी आऊंगी आगे थोड़ा सा। तो मैं जब जाता हूँ वहाँ पे मिलता हूँ, बात करता हूँ, तो उनकी बातचीत से एक चीज़ समझ में आती है कि भगवंत मान की सरकार से बहुत परेशान है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, मुझे लगता है ये बताना चाहिए। मेरे ब्रदर इन लॉ के घर पे एक छोटा फैमिली फंक्शन था, तो मेरे वाइफ ने जाना था। तो जैसे कल फंक्शन है, तो वाइफ का प्लान ये था कि आज मैं शाम को जाके रात वहाँ रुक के कल फंक्शन अटेंड करूँगी। तो मेरे ब्रदर इन लॉ का फ़ोन आता है मेरे पास और मुझे बड़ी गजब बात बोलता है। मैं कहना, जीजा जी एक काम करियो, दीदी नू कहो 8 वजे तो पहला पहला पहुँच जाए। मैं बोला क्यों? वो इतने बहुत माड़े हालात ने जी, रात नू लेट बाहर रहने का टाइम नहीं रह गया इतने। मैं बड़ा हैरान हुआ। तो इससे आप समझ सकते हैं पंजाब की स्थिति को। तो जब इस तरह की स्थिति आम जनता में, जब इस तरह की बातें ट्रैवल करना शुरू करें, इस तरह की जब लोगों को लगना शुरू हो जाए, तो आप समझ सकते हैं। फिर लड़ाई आप लोगों की आम आदमी पार्टी से है फिर कांग्रेस से? देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ती है, विरोध में जो भी है स्वाभाविक है। आपके अपोजिशन जो चुनाव लड़ रहा है, चाहे वो कांग्रेस लड़ रही है, आम आदमी पार्टी लड़ रही है, कोई भी लड़ रहा है, तो लड़ाई तो उसी से है ना। हमने जनता से जो मत मांगना है, जनता से जो वोट मांगना है, उन लोगों के खिलाफ ही तो वोट मांगना है जिन्होंने आज तक पंजाब की जनता के साथ न्याय नहीं किया, जिन्होंने सत्ता में रहते हुए पंजाब की जनता के बारे में सोचा नहीं, पंजाब के बारे में सोचा नहीं। उन्हीं लोगों के विरुद्ध तो वोट मांगना है। तो लड़ाई तो हर उससे हो जाती है ना जो आपके विरोध में है। एक सबसे बड़ी कठिनाई आप लोगों के सामने पंजाब में ये थी कि जैसे एंटी सिख एक नैरेटिव है यहाँ पर कि एंटी सिख है बीजेपी। तो क्या ये जो बदलाव हुआ अभी नई ताजपोशी भी हो गई केवल सिंह ढिल्लों की, उसी कड़ी का एक परिणाम है? देखिए इस तरह का नैरेटिव जो है ना, हमारे विरोधी प्रयास करते हैं। हरियाणा में क्या नहीं प्रयास किया इस तरह के नैरेटिव बनाने का, लगातार इस तरह का झूठ बोलने का लगातार प्रयास किया। अभी मैं कई बार देखता हूँ ये तो यही तो चैलेंज है, यही तो ड्यूटी है आपकी इस नैरेटिव को तोड़ना। अब ये जो है अभी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं देखता हूँ, कोई भी अपने विचार डाल देता है और कोशिश करता है कि भारतीय जनता पार्टी को एक कैटेगरी के अंदर फिक्स कर दें। लेकिन मोदी जी ने क्या कहा था? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। आज केवल सिंह ढिल्लों साहब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने हैं, केंद्रीय नेतृत्व ने उनको ये जिम्मेवारी दी है, क्या ये बताने के लिए काफ़ी नहीं है? क्योंकि अपोजिशन क्यों इस तरह का झूठ फैलाता है? अपोजिशन को एक बात समझ में आ गई जो मुझे लगता है कि चुनावी राजनीति में तो वो माननीय मोदी जी को हरा नहीं सकते। ये अपोजिशन को समझ में आ गया। अपोजिशन को ये समझ में आ गया कि चुनावी राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को आप हरा नहीं सकते, क्योंकि लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो वो फिर इस तरह के झूठ बोलने शुरू करते हैं, अलग अलग झूठ निकाल के लाते हैं, उस झूठ को नैरेटिव बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जिस जनता के सामने आप झूठ परोसने की कोशिश करते हो, वो जनता क्या देखती नहीं। अच्छा, ये एक और मैं इसके ऊपर व्यक्तिगत उदाहरण देता हूँ। मेरे पंजाब में सबको पता है 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी ने ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਇਆ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਇਨ-ਲॉज, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे इन-लॉज भी ब्राह्मण ने, मैक्सिमम सिख ने, गुरसिख अपने ने। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी भी, मेरे इन-लॉज उनके घर में भी वही रीति रिवाज आप अगर ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ बताना चाहें तो ਮੇਰੇ बता ਇਨ-लॉज सकते हैं। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਮੇਰੇ ਇਨ-लॉज ਮਾਨਯ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲੀ ਦੱਸਦਾ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਨਾ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਸਿੱਖ, ਗੁਰਸਿੱਖ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਉਹੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਉਹੀ ਫੋਲੋ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਡ ਕਰ ਦੇਗਾ? ਆਈ ਐਮ ਅ ਹਿੰਦੂ ਐਂਡ ਮਾਈ ਇਨ-ਲॉज ਆਰ ਸਿੱਖਸ। ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ? ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਵਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਜਾਂ ਫੇਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। इट्स नॉट पॉसिबल। यही करना है आपने अब 2027 के चुनावी रण से पहले, नैरेटिव ही तोड़ने हैं आपने वहां पर। कुछ और मोटी मोटी बातें करते हैं हम जल्दी में थोड़ा सा। सबसे पहले तो क्योंकि आपने इनेलो से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, इनेलो से बीजेपी में आना और फिर वो जो बदलाव आपने देखे, वो मोटा मोटा बताइए कि अपनी राजनीति कहाँ से कहाँ जा रही है, सही दिशा में है
या कुछ और आपको लगता है कि कुछ और होने वाला है? मैं इस सवाल क्यों पूछ रही हूँ, मैं अगले सवाल में बताऊंगी। नहीं, ये आपने मेरे से व्यक्तिगत उस पर बात हाँ कर जी, रहे हैं हाँ आप। जी। देखिए, ऐसा है भारतीय जनता पार्टी में हम आपसी बातचीत में ना एक बात करते होते हैं कि यहाँ एक तीसरी आंख है जो सब देखती है। आप पार्टी के लिए काम कर रहे हो, पार्टी जो दायित्व, जो जिम्मेवारी आपको देती है, आप उसको निभा रहे हो। ऊपर वाले सब देखते हैं, निर्णय वो करते हैं। जो कार्यकर्ता बेहतर काम करता है, मेहनत करता है, पार्टी के दिए दायित्व को का निर्वहन अच्छी तरह से करता है, स्वाभाविक है उसके बारे में पार्टी सोचती है। ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़ी स्पष्ट तौर पे आपको नज़र भी आता होगा। आप देखते होंगे कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो अच्छा काम करने वाले हैं, भले ही उनको कोई जानता नहीं है प्रदेश स्तर पे, लेकिन वो अच्छा काम करने वाले हैं, तो पार्टी नेतृत्व कहीं ना कहीं उनको जिम्मेवारी दे देती है कि साहब आप ये काम कीजिए। संगठन के अंदर जिम्मेवारी मिल जाती है, सरकार में जिम्मेवारी मिल जाती है, वो सब नेतृत्व का काम होता है। यहाँ पे कार्यकर्ता को सोचने की जरूरत नहीं है। कार्यकर्ता का तो धर्म केवल एक है, दिए काम को जिम्मेवारी से निभाए। रीजनल पार्टियों का कोई अस्तित्व नहीं है, आईएनएलडी का कोई अस्तित्व नहीं देखिए, है, बीजेपी का राजनीति कोई। में जिस तरह का बदलाव हो रहा है और लोगों का जो मैं देख रहा हूँ कि राजनीति की तरफ एक जागरूकता, अवेयरनेस, आज का जो यूथ जिस ढंग से सोचता है, आज का यूथ जिस तरह से रिएक्ट करता है, मुझे लगता है कि आपकी बात काफ़ी हद तक सही है। जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, मुझे नहीं लगता कि आज का यूथ उनके बारे में कोई बहुत, क्योंकि आप वो जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स थी ना, उसका समय नहीं है। आज आपको डिलीवर करना पड़ेगा, बातों से काम नहीं चलता, आपको करके दिखाना पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं, आपका विजन क्या है। अगर देखिए, और बीजेपी के बारे में हम कहीं बैठे थे तो जिक्र कर रहे, तो मैंने कहा कि बीजेपी जो रीजनल पार्टियां या कांग्रेस को भी मैं इंक्लूड कर लेती हूँ, वो अगले 3 साल बाद के चुनाव की बात सोच रहे होंगे। बीजेपी अभी की बात नहीं सोच रही, 2029 की बात नहीं कर रही, वो बहुत आगे की सोच प्लानिंग कर रही है। ये कर चुकी है 29 की बात वो। देखिए, हमारे जो संगठन में जब काम होता है, संगठन के अंदर जो हमारा समाज, हमारी सोसाइटी, उनके अंदर आप जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो लगातार लोगों के टच में रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, पार्टी की रीति नीति के बारे में बताते हैं। ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। उसके अलावा बहुत इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपका सामाजिक ताना बाना, आपकी सोसाइटी, देश के प्रति जो एक डिवोशन हमारी सोसाइटी में है, वो डिवोशन आपके जो एथिक्स हैं, आपकी जो सोच है, आपके जो विचार हैं, उसको एक मजबूती प्रदान करता है। और वो जो डिवोशन है उसको स्ट्रेंथ मिलती रहे, ये भी एक बड़ा काम होता है। अब भारतीय जनता पार्टी संगठन में जो हमारे महापुरुष हैं, जो हमारे महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने हमें अपने विचारों से बहुत हमारा मार्गदर्शन किया, हमें बहुत कुछ दिया, वो लोगों के अंदर किस तरह से उनकी बात पहुंचती रही, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हमें स्ट्रेंथ ही वो देते हैं। हमारे महापुरुषों के विचार ही तो हमें ताकत देते हैं ना। हमारा हमारा आगे का रास्ता कैसा हो, हमें किस तरह से अपने जीवन के अंदर करना है जी, किस तरह से हमारे जीवन में उन चीज़ों को ढालना है, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो ये लगातार प्रयास होने चाहिए। ये आपको अब मैं कुछ नाम दूंगी, उनको आपको एक एक शब्द में डिस्क्राइब करना, जैसे आप उनको कर पाए। सबसे पहले तो मनोहर लाल जी, ग्रेट पर्सनैलिटी, नायब सिंह सैनी जी, स्ट्रॉन्ग मैन, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कंफ्यूज, अभय सिंह चौटाला, रैश, दुष्यंत चौटाला, अंडर काउंटेड, मीडिया, अवेयर, सोशल मीडिया, स्ट्रेंथ, पंजाब में बीजेपी, कमिंग इन पावर, हरियाणा, लैंड ऑफ गॉड, नरेंद्र मोदी जी, ग्रेट लीडर, भारत। मदर। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा। बहुत क्विकली आपने आंसर किया, वरना लोग बहुत सोचते हैं, और क्योंकि हम राजनीतिक लोगों से मिलते हैं वो नफा नुकसान और वो सब चीजें सोचते हैं, लेकिन आपने क्विक इसलिए दिया क्योंकि आप मीडिया ही आज हमारा ही एक जरिया है, आप तो वो हमारा हिस्सा भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और कोशिश करेंगे कि
हमारी तरफ से वैसा सहयोग रहे और आप भी, क्योंकि मैंने पहले कहा कि आप वो कड़ी हैं कि सरकार, राजनीति और मीडिया के बीच की, और ये कड़ी मिलके एक जो रूप बनाती है वो जनता के बीच जाती हैं बातें सरकार की। तो वो इसी सौम्यता के साथ, इसी प्रगाढ़ता के साथ आगे बढ़ते रहें और हम हरियाणा को वहां देखें जहां का सपना देखा है भारतीय जनता पार्टी ने और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने।